माँ, आप मेरी शादी पर भी ऐसा ही लहंगा बनाना। मैं ऐसा ही लहंगा पहनकर शादी करूँगी। आप बनाएंगी ना ऐसा लहंगा मेरे लिए? हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची। मैं तो अपनी बेटी के लिए इससे भी ज्यादा सुंदर ब्राइडल लहंगा बनाकर तैयार करूँगी। मैं तो बस उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन मेरी बेटी इस घर से विदा होकर जाएगी। अच्छा, इसका मतलब आपको मुझे घर से भेजने की बहुत जल्दी है? मैंने तो ऐसे ही कहा था। अरे बेटी, आज नहीं तो कल तुम्हारी शादी होनी ही है। तुम्हें मुझे छोड़कर जाना ही है और माँ के लिए वो दिन बहुत खुशी का होता है और उसकी बेटी अपने ससुराल में हंसी खुशी से रहती है। इससे खुशी की बात एक माँ के लिए हो ही नहीं सकती। ये लो, नंदिनी बिटिया भी आ गई। बिटिया, तुम्हारा लहंगा तैयार है। लहंगा तो बहुत ही सुंदर बनाकर तैयार हुआ है, लेकिन मैं इसके पैसे नहीं देने वाली। ये क्या, तुमने इस कलर से ये डिजाइन क्यों बनाया है? मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। अगर ये डिजाइन बनाना भी था तो सेम कलर से बनाना था। कितना गंदा लग रहा है। जमींदार की बेटी की शादी हो रही है, तुम चाहती हो कि मैं ये लहंगा पहनकर शादी करूं? अरे बिटिया, तुम्हारी माँ ने तो यही डिजाइन बताया था और कहा था बिल्कुल सेम ही बनाना है, तो मैंने बिल्कुल सेम बनाया है। देखो तो कितना प्यारा लग रहा है। इसे पहनकर तुम बिल्कुल राजकुमारी लगोगी। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और 5 दिन बाद मेरी शादी है और अब मुझे किसी अच्छे से बुटीक पर जाना होगा और उनसे अपनी शादी का लहंगा बनवाना होगा। ये लहंगा तो बिल्कुल बेकार लग रहा है और माँ ने जो 1000 रुपए एडवांस दिए थे वो ही रखिए आप। इसका तो मैं 1 रुपया भी नहीं देने वाली आपको। नंदिनी, कैसी बातें कर रही हो? मेरी माँ ने कड़ी मेहनत करके तुम्हारे लहंगे को बनाकर तैयार किया है कि जमींदार की बेटी की शादी है, उसके लहंगे में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और अब तुम पैसे देने से मना कर रही हो, ये तो गलत बात है। ज्यादा फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, सोच समझ के बात कर। मैं जमींदार की बेटी हूँ, जमींदार की। मैं 1 मिनट में तुम्हें इस गांव से 9-2-11 करवा दूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसे मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ये पहनने के लायक ही नहीं है। नंदिनी बेटी, शांत हो जाओ। ठीक है बिटिया, अगर तुम्हें इसके पैसे नहीं देने तो कोई बात नहीं, ले जाओ। मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझ लेना। नंदिनी अपने दोस्त के साथ वो लहंगा लेकर चली जाती है। तभी उसकी दोस्त उससे कहती है, अरे यार नंदिनी, ये लहंगा तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसके पैसे तुम्हें दे देने चाहिए थे और तेरी माँ ने पैसे देकर भेजा तो था, फिर तूने इस लहंगे के पैसे क्यों नहीं दिए? तुझे मेरे साथ रेस्टोरेंट में जाना है या नहीं? तुझे पता है ना मेरी माँ कितनी कंजूस है। मुझे मौका अच्छा दिखा कि ये गरीब कुछ तो कर नहीं पाएगी, तो इस गरीब का फायदा उठा लेती हूँ। वैसे सच में ये लहंगा तो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। ऐसा लहंगा तो अच्छे से अच्छे बुटीक में भी नहीं मिल सकता। नंदिनी बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। उसे जरा सा भी एहसास नहीं होता कि उसने एक गरीब के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। एक गरीब के इतने दिन की मेहनत के पैसे उसने अपनी चंद मिनट की खुशियों के लिए अपने पास रखे थे। वहीं दूसरी तरफ जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने उस नंदिनी की बच्ची को ऐसे ही क्यों जाने दिया? बेटी, वो जमींदार की बेटी है और वो अपने पिता से कहकर हमारी शिकायत कर देती तो वो हमें गांव से बाहर निकाल देते। फिर हमारा क्या होता बेटी? निहारिका अपनी बेटी को समझाने लगती है कि हम लोग गरीब हैं और वो अमीर, हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते हैं। जानवी को बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने इतनी मेहनत की और उसे 1 रुपया भी नहीं मिला। ऐसे ही वक्त गुजरता है और कुछ दिन बीत जाते हैं, जिससे निहारिका की तबीयत भी बहुत ज्यादा खराब रहने लगती है।
उसके बाद वो बैठकर एक लहंगा बनाने लगती है, जिसे देखकर जानवी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और आप लहंगा बना रही हैं। माँ, आप बस आराम कीजिए, मैं सारे काम करने के लिए हूँ ना। हाँ बेटी, काफी दिनों से मेरी तबीयत खराब चल रही है। मुझे लगता है कि अब मेरा समय आ गया है इस दुनिया से जाने का। तो सोचा जाने से पहले तुम्हारे लिए एक शादी का लहंगा बनाकर तैयार कर देती हूँ। एक पुरानी साड़ी रखी थी और कुछ मटेरियल थे, उसी से तुम्हारे लिए शादी का लहंगा बना रही हूँ। फिर क्या था, ऐसे ही काफी दिनों तक निहारिका वो लहंगा बनाते रहती है और इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो एक सुंदर सा लहंगा बनाकर तैयार कर लेती है। जानवी, ये देखो, लहंगा बनकर तैयार भी हो गया। बेटी, इसे पहनकर तू बिल्कुल परी लगेगी। इतना सुंदर लहंगा देखकर जानवी भी बहुत खुश होती है। फिर अचानक एक दिन निहारिका के घर एक बूढ़ी औरत आती है और निहारिका से कहती है, बेटी, मेरी बेटी की शादी है और उसके पास शादी में पहनने के लिए लहंगा तक नहीं है। क्या तुम कुछ दे सकती हो ताकि मैं अपनी बेटी को उसकी शादी का लहंगा दिला सकूं? मैंने बहुत जगह लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? कोई बात नहीं अम्मा जी, आप यही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। उसके बाद निहारिका अंदर चली जाती है और उसने जानवी के लिए जो लहंगा बनाकर तैयार किया था वो लेकर आती है और कहती है, अम्मा जी, ये लीजिए, मैंने अपनी बेटी के लिए अपने हाथों से शादी का ये लहंगा बनाकर तैयार किया था, लेकिन गरीबी के कारण मेरी बेटी की शादी कहीं नहीं हो पा रही है। सबको तो दान दहेज चाहिए और मैं गरीब हूँ, मैं कहाँ से दूंगी? इतना कहने के बाद ही वो बूढ़ी औरत एक परी के रूप में आ जाती है और निहारिका से कहती है, मैं परी लोक से आकर पृथ्वी पर लोगों की मदद करती हूँ, लेकिन पहले मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो। तुमने अपनी बेटी के लिए जो शादी का लहंगा बनाकर तैयार किया था वो तुम एक मजबूर बूढ़ी औरत को देने के लिए तैयार हो गई, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। अब मैं ये शादी का लहंगा जादुई बनाती हूँ। उसके बाद वो परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस लहंगे को जादुई सेब के लहंगे में बदल देती है। ये जादुई सेब का लहंगा है। अब तुम इससे कुछ भी मांग सकती हो और हंसी खुशी से रह सकती हो। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरे सामने एक परी है और मेरी बेटी के लहंगे को जादुई सेब का लहंगा बना दिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी परी जी, और हमेशा जरूरतमंद लोगों की मदद करती रहूंगी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। फिर परी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद निहारिका अपनी बेटी के पास जाकर उसे परी के बारे में सब कुछ बताती है। फिर जैसे ही निहारिका उस जादुई सेब के लहंगे से कहती है कि उसे पैसे चाहिए, तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है और पैसों की बारिश होने लगती है। अब पूरे गांव में निहारिका से अमीर कोई भी नहीं था। इतना सारा धन दौलत देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं और खुशी से उछलने लगते हैं। फिर उस दिन के बाद से निहारिका और जानवी जादुई सेब के लहंगे के साथ हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर गांव में किरण अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। किरण की माँ को अभी मरे 2 साल ही हुए थे कि इसी बीच किरण के पिता ने सुरीली से दूसरी शादी कर ली। सुरीली से शादी करने के बाद किरण के पिता अक्सर काम से बाहर रहने लगे, जिसका फायदा उठाकर सुरीली किरण पर बहुत जुल्म किया करती थी। सुरीली की एक बेटी भी थी जिसका नाम जानवी था।
किरण के पिता को साल में सिर्फ एक ही बार मौका मिलता था अपने परिवार से मिलने का, इसलिए वो हर महीने शहर से ही पैसे भिजवाते रहते थे। अपने पति के भिजवाए पैसों से सुरीली अपनी बेटी जानवी के साथ बहुत ऐश करती थी। वो अपनी बेटी जानवी के साथ शॉपिंग पर जाती थी, पर कभी भी किरण को लेकर नहीं जाती थी। सुरीली हमेशा किरण से घर का काम करवाती रहती थी। किरण, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं। ये सुनकर किरण बहुत ही खुश हो जाती है। ठीक है माँ, मैं जल्दी जल्दी सारे घर का काम खत्म कर लेती हूँ। किसने कहा कि तू भी जा रही है? तू अपना आराम से काम खत्म करना। मैं और जानवी जा रहे हैं, शाम तक आ जाएंगे। मैं और जानवी होटल में खाना खा कर ही आएंगे। फ्रिज में खाना पड़ा हुआ है, वो गरम करके खा लेना तू। इतना कहकर सुरीली जानवी को लेकर शॉपिंग पर चली जाती है। किरण चुपचाप अपने घर का सारा काम खत्म करके बासी खाना गरम करके खा लेती है। ऐसे ही किरण अपने रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रही थी कि एक दिन किचन में खाना बनाते समय किरण से गलती से फर्श पर तेल गिर जाता है। तभी किरण बोलती है, अरे नहीं, इतना सारा तेल गिर गया। पहले रोटियां बना लेती हूँ, उसके बाद फर्श साफ कर दूंगी। किरण रोटियां बना ही रही थी कि इतने में उसे जानवी के चिल्लाने की आवाज आती है। मेरी यहाँ भूख से जान निकल रही है, मेरे लिए जल्दी से खाना लेकर आओ। बस अभी लेकर आई। इसके बाद किरण जानवी के लिए फटाफट गर्मा गर्म खाना लेकर जाती है और जानवी घपाघप खाना खाने लगती है। पर किरण फर्श साफ करना भूल जाती है कि तभी सुरीली का पैर फर्श पर पड़े तेल पर फिसल जाता है और सुरीली जोर से जमीन पर गिर पड़ती है। हाय दैया, मर गई, मेरी कमर टूट गई। इस कलमुनी ने फर्श पर तेल फेंक रखा था। सुरीली की आवाज सुनकर जानवी और किरण फौरन वहाँ भागते हुए पहुँचती हैं। हाय राम, जल्दबाजी में मैं तो फर्श पर गिरा तेल साफ करना ही भूल गई। तभी सुरीली उठ खड़ी हुई और गुस्से से लाल पीली होकर किरण से बोली, क्यों रे, तूने मुझे मारने का प्लान बनाया था क्या? सुरीली इतना बोलकर किरण को बहुत मारती है और बोलती है, मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है। जानवी बेटा, तैयार हो जाओ, हम पहले डॉक्टर के पास जाकर मेरी कमर की दवा लेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें एक नई फ्रॉक दिलाकर लाऊंगी। और तू कलमुही, घर का सारा काम हो जाना चाहिए और जल्दी से फर्श भी साफ कर दे। इतना बोलकर सुरीली किरण के साथ फिर से शॉपिंग करने निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ किरण अपने कमरे में बैठकर बहुत रोती है। थोड़ी देर बाद सुरीली और जानवी भी वापस घर पर आ जाती हैं। घर पर आते ही जानवी किरण से कहती है, ये देख किरण, माँ ने आज मुझे कितना सुंदर फ्रॉक दिलाया है ना? जानवी के पास नए नए कपड़े देखकर किरण का मन अंदर से दुखी हो जाता था, क्योंकि किरण को केवल त्योहार पर ही नए कपड़े मिलते थे। किरण अपने कमरे में अपनी माँ की तस्वीर के सामने जाकर कहती है, माँ, जब से तुम गई हो पिताजी के पास तो समय ही नहीं है मेरा हाल पूछने के लिए। मेरा भी बहुत मन करता है नई फ्रॉक पहनने का। नई माँ और जानवी रोज शॉपिंग पर जाती हैं, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे लेकर ही नहीं जाती और न ही मेरे लिए कुछ लेकर आती है। मैंने कुछ कहा तो मेरी पिटाई कर देती है। मुझे भी आपके पास आना है माँ। ये कहते कहते किरण सिसक कर रोते हुए सो गई। जब सुबह किरण की आँख खुलती है तो वो देखती है कि उसके बेड के पास एक सुंदर सी फ्रॉक रखी है और वो बहुत ही खूबसूरत और चमक रही है। अरे ये किसकी फ्रॉक है? देखने में तो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन ये मेरी तो नहीं हो सकती। कि तभी किरण के सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। किरण अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाती है। माँ, कहाँ थी तुम? माँ, कहाँ थी तुम? इतने दिनों से मुझे छोड़कर तुम कहाँ थी? मैं तेरे पास ही रहूंगी बेटी, बस कुछ कारण की वजह से मैं तुझे दिखाई नहीं दूंगी। ये फ्रॉक मेरा उपहार समझकर रख लेना। ये फ्रॉक कोई मामूली फ्रॉक नहीं, बल्कि एक जादुई फ्रॉक है। तुम इससे जो भी मांगोगी ये तुम्हें सब कुछ देगा। कोई भी अगर गलत मंशा से तुम्हारे फ्रॉक को छूने की कोशिश करेगा
तो उसके मन की सारी बुराई खत्म होकर अच्छाई जाग जाएगी। पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पास रहो माँ। मैं तो हर जगह मौजूद हूँ मेरी बच्ची। तुम्हारी नई माँ तुम पर बहुत जुल्म करती है, मैं जानती हूँ। उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। इतना बोलकर किरण की माँ वहाँ से गायब हो जाती है। उस दिन किरण उस जादुई फ्रॉक को पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी। वो फ्रॉक पहनकर किरण घर के सारे काम कर रही थी कि तभी जानवी की नजर किरण की फ्रॉक पर जाती है। तभी जानवी बोलती है, ए किरण, ये फ्रॉक मुझे दे दे। इतनी सुंदर फ्रॉक तुम्हारे ऊपर जच नहीं रही है। नहीं जानवी, ये फ्रॉक तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती, क्योंकि ये फ्रॉक मेरी माँ की आखिरी निशानी है। तभी सुरीली भी वहाँ पर आकर कहती है, मेरी बेटी को जो पसंद आ गया वो मैं उसके नाम कर देती हूँ। तो तेरी ये फ्रॉक क्या चीज है? जल्दी से फ्रॉक उतार कर मेरी बेटी को दे दे, वरना तुझे पता है ना तेरे साथ क्या होगा। किरण डर जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना आत्मविश्वास नहीं खोती है और बोलती है, नहीं माँ, बस आपसे एक ही विनती है, बस आप ये फ्रॉक मत लो मुझसे माँ। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगी, रुक जा, तुझे तो अभी बताती हूँ। ये कहते हुए सुरीली किरण के फ्रॉक को हाथ लगा देती है। फ्रॉक को हाथ लगाते ही सुरीली को एक जोरदार बिजली का करंट लगता है और सुरीली जोर जोर से रोने लगती है। अब आपको क्या हुआ माँ? आप रो क्यों रही हो? मुझे माफ कर दे किरण बेटी, मैंने तुझ पर बहुत जुल्म किए। मैं एक पापी औरत हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। तभी किरण समझ जाती है कि ये जादुई फ्रॉक का ही जादू है, लेकिन जानवी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप समझी? किरण, तूने ही कोई काला जादू किया है ना मेरी माँ के ऊपर? बोल, क्या किया है तूने मेरी माँ पर? नहीं जानवी, मैंने कुछ नहीं किया। तभी जानवी भी किरण के जादुई फ्रॉक को हाथ लगा देती है और उसे भी एक जोरदार करंट लगता है और वो भी जोर जोर से रोने लगती है और वो रोते रोते बोलती है, मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने कभी भी आपको बहन नहीं समझा, लेकिन आज के बाद मैं हमेशा आपसे मिलकर रहूंगी। मैं बहुत पापी इंसान हूँ। इतने में किरण के पिता राजेश घर पर वापस आ जाते हैं और वो जानवी और सुरीली को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी वो किरण से कहते हैं, मैं तो अपने परिवार को खुश रखने के लिए पूरे साल बाहर रहता हूँ और मुझे ये चिंता सताती रहती थी कि कहीं ये दोनों माँ बेटी मिलकर तुम्हारी आंखों में आंसू न ला दे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही चल रहा है बेटी, तुमने ही इन्हें रुला दिया। मुझे लगता है कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है पिताजी। अब आप कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। हाँ बिटिया, मैं अब से यहीं रहकर काम करूँगा। फ्रॉक को छूते ही जानवी और सुरीली को उनकी गलतियों का एहसास हो गया था। उस दिन के बाद से सुरीली किरण को अपनी बेटी की तरह प्यार करने लगी और जानवी अपनी बहन की तरह किरण से हर चीज बांटकर इस्तेमाल करने लगी। धन्यवाद माँ, आप जहाँ भी हो हमेशा खुश रहो। जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो कभी कभी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। एक गांव में अनीका अपनी छोटी बहन जैस्मिन के साथ रहा करती थी। अनीका दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती थी और मेहनत करके अपनी छोटी बहन जैस्मिन को एक बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी। मैं तो नहीं पढ़ सकी, लेकिन मैं अपनी छोटी बहन को उसकी पढ़ाई में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं होने दूंगी। अनीका दूसरों के घरों में काम करने जाती थी, तब जाकर वो अपनी बहन की स्कूल की फीस भर पाती थी। वहीं उसकी छोटी बहन जैस्मीन बहुत ही जिद्दी और मतलबी लड़की थी। उसे अमीरों वाला स्टेटस बहुत ही पसंद था। जैस्मीन की क्लास में प्रीति नाम की एक लड़की थी। प्रीति बहुत ही चालाक और लालची लड़की थी। अरे यार, जैस्मीन अपनी क्लास में सबसे अमीर है। क्यों जैस्मीन, बताओ ना सबको कि तुम कितनी अमीर हो। हाँ, मेरा तो एक बहुत बड़ा घर भी है और हमारे घर में बहुत सारे नौकर चाकर भी हैं।
दरअसल मेरे पापा का एक बहुत बड़ा बिजनेस है। वाह जैस्मीन, तुम तो बहुत अमीर हो यार। आज से तुम हमारी क्लास की मॉनिटर हो। ये बात सुनकर जैस्मीन बहुत खुश हो जाती है। जैस्मीन अपनी क्लास के बच्चों के लिए रोज रोज नई नई चीजें लाती थी। उसकी झूठी तारीफ करके उसकी सहेलियां उससे पैसे लूटती रहती थी। वहीं अनीका दिन भर दूसरों के घरों में काम करती थी। उसके बाद अपने घर का काम करती थी। जैस्मीन उससे हर रोज नई नई चीजों की डिमांड करती थी और रोज रोज उससे पैसे मांगती रहती थी। छोटी, मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। दिन भर काम करके थक भी जाती हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। बहन, तुम ये फिजूल खर्ची करना बंद कर दो। 2 पैसे बचाओगी तो तुम्हारी पढ़ाई में ही काम आएंगे। ओहो दीदी, अपनी बकवास बंद करो। आज अगर मम्मी पापा होते ना तो मुझे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देते। आपसे मेरे ये छोटे छोटे खर्चे भी नहीं उठाए जा रहे। कैसी बहन हो आप। एक दिन अनीका जैस्मीन को स्कूल छोड़ने जाती है कि तभी क्लास के कुछ बच्चे उसे अनीका के साथ देख लेते हैं। अरे जैस्मीन, ये कौन है? जरा देखो तो इसे, कितने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। अरे यार, ये कोई और नहीं, इसकी नौकरानी होगी, है ना जैस्मीन? हाँ, तुम सही बोल रही हो। वो क्या है ना, दरअसल मैं गाड़ी में इसीलिए नहीं आती क्योंकि पैदल चलने में थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है और इसी बहाने हमारे नौकरों को थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। बेचारी काम भी तो बहुत करती है ना घर का। ये बेचारी अकेले ही घर चलाती है, बस इसीलिए। अपनी छोटी बहन की ये बात सुनकर अनीका बहुत दुखी हो जाती है। सुनो, तुम घर जाओ और घर जाकर अच्छे से काम करना। हाँ, यहाँ खड़ी खड़ी टाइम पास मत करना। रोते हुए अनीका वहाँ से चली जाती है। वाह यार, तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें पैसे का जरा भी घमंड नहीं है और तुम हम बच्चों का कितना ध्यान भी रखती हो। यू आर द बेस्ट। वो तो मैं हूँ ही। वैसे जैस्मीन, तुम इस नौकरानी को अपने साथ मत लाया करो, इससे तुम्हारा स्टेटस बहुत डाउन होता है। अच्छा, ठीक है, मैं आगे से इसे कभी नहीं लेकर आऊंगी। स्कूल के बाद जैस्मीन अपने घर पर जाती है। जैस्मीन, तुमने आज मुझे अपनी नौकरानी क्यों बताया? अरे दीदी, तुम तो रहने ही दो। क्या तुम किसी नौकरानी से कम हो क्या? वैसे भी तुम दूसरों के घर में काम ही करती हो। तुम्हारे अंदर से पता है कितनी गंदी बदबू आती है। और हाँ, तुम तो मुझसे दूर ही रहा करो और आज के बाद मेरे साथ कभी स्कूल मत जाना। मैं खुद चली जाऊंगी अपने स्कूल। गुस्से में जैस्मीन वहाँ से चली जाती है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। अनीका जैस्मीन की इच्छा पूरी करने के लिए अब और ज्यादा मेहनत करने लगी थी और रात को वो सिलाई करने लगी थी। इसी तरह काम करते करते एक दिन अनीका बहुत बीमार पड़ जाती है। जिनके घरों में वो काम करती थी, वो मालिक भी उसे अपने घर से निकाल देते हैं। मालकिन, मैं कितने सालों से आपके घर में काम कर रही हूँ, प्लीज मुझे मत निकालो मालकिन। अरे पता नहीं तुम्हें क्या बीमारी है। यदि हमारे घर में ये बीमारी फैल गई तो बहुत बुरा हो जाएगा। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती तब तक हमारे घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। रोते रोते अनीका वहाँ से चली जाती है। हे भगवान, अब मैं अपनी बहन की स्कूल की फीस कैसे भरूंगी? मेरे सभी मालिक ने मुझे काम से निकाल दिया, कहाँ से लाऊंगी पैसा? अनीका घर पहुंचकर सिलाई करने लग जाती है। एक दिन स्कूल में एनुअल फंक्शन की अनाउंसमेंट होती है। सुनो बच्चों, कुछ दिनों बाद हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन है।
एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए आप सभी बच्चों को अच्छे अच्छे लहंगे पहन कर आने होंगे। अरे तुम्हें पता है, सबसे अच्छा और सबसे महंगा लहंगा सिर्फ जैस्मिन का ही होगा। वो तो बहुत पैसे वाली है यार। और हाँ, उसका लहंगा कोई ऐसा वैसा नहीं, बल्कि 2.5 लाख रुपए का होगा। सबसे सुंदर तो हमारी जैस्मिन ही लगेगी। हाँ, तुम सही बोल रही हो। मेरा लहंगा सबसे सुंदर और सबसे महंगा होगा। अरे यार, इन लोगों को क्या पता कि मैं कितने गरीब घर से हूँ। 2.5 लाख रुपए तो बहुत दूर, मेरे पास तो 2,500 रुपए भी नहीं है। गुस्से में जैस्मिन अपने घर पहुँचती है। जैस्मिन देखती है कि उसकी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार थी। सुनो दीदी, मुझे एक लहंगा और ब्रांडेड लहंगा चाहिए। जल्दी से मुझे पैसे निकाल कर दो। बहन, मैं तेरे लिए लहंगा खुद सिल दूंगी, लेकिन पैसे मत मांग। मेरे पास कोई पैसा नहीं है तुझे देने के लिए। अगर पैसे नहीं है तो इस घर से बाहर निकल जा। तुझे यहाँ रहने का भी कोई हक नहीं है। धक्के मारकर जैस्मिन अनीका को घर से बाहर निकाल देती है। अब दोबारा इस घर में अपनी शक्ल मत दिखाना। वैसे भी अब तुझे कोई काम भी नहीं मिलने वाला। मेरे ऊपर बस बोझ ही बनी हुई है। रोते रोते अनीका वहाँ से चली जाती है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी अचानक से उसकी नजर नदी के अंदर पड़े हुए एक लहंगे पर पड़ती है। अरे, ये लहंगा किसका है? तभी नदी के अंदर से एक आवाज आती है। क्या तुम इस लहंगे को देख सकती हो? हाँ, लेकिन ये है किसका और पानी में क्यों पड़ा है? तभी अचानक से नदी के अंदर से एक जल परी प्रकट होती है। ये कोई आम लहंगा नहीं है, ये जादुई लहंगा है। बरसों से इस नदी में ही पड़ा है, लेकिन कोई भी इसे नहीं देख सकता। जो सच्चे और नेक दिल का होता है, बस वही इसे देख सकता है। ये लहंगा आज तुम्हें दिखाई दिया है। अब से ये लहंगा सिर्फ तुम्हारा है। बहन, तुम इससे जो भी मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा। अनीका जल्दी से उस लहंगे को पहन लेती है। लहंगा पहनते ही अनीका पूरी तरह से ठीक हो जाती है और उस लहंगे से अपने लिए एक छोटा सा घर मांगती है और उस घर के अंदर खुशी खुशी अकेले रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति को जैस्मिन की असलियत पता चल जाती है। अरे, ये तो पूरी तरह फटीचर है। ये हमें इतने दिन से उल्लू बना रही थी। मैं जल्दी से अपनी सहेलियों के पास जाती हूँ और इस जैस्मिन की असलियत उन्हें बताती हूँ। प्रीति भागी भागी स्कूल जाती है। अरे देखो, फटीचर आ गई। फटीचर फटीचर फटीचर। अरे गाइस, तुम ये फटीचर किसे बोल रहे हो? अरे, हम तुझे बोल रहे हैं। वो लड़की जो उस दिन तुम्हें छोड़ने आई थी, वो कोई और नहीं बल्कि इसकी बड़ी बहन थी गाइस। अरे, तेरे पास कोई पैसा वैसा नहीं है। तू हम लोगों को इतने दिन से पागल बना रही थी। हाय राम, देखो कैसी लड़की है। इसकी बहन ने इसके लिए इतना कुछ किया और उसे ही अपनी नौकरानी बता रही थी। छी, कितनी गंदी लड़की हो तुम। हम तुमसे अब कोई दोस्ती नहीं रखना चाहते हैं। अब क्लास में कोई भी बच्चा जैस्मिन से बात नहीं करता था। जैस्मिन अब पूरी तरह अकेली हो चुकी थी। धीरे धीरे उसके सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे और घर का सारा राशन भी खत्म हो चुका था। मैं प्रीति के पास जाती हूँ, शायद वो मुझे खाने के लिए कुछ दे दे। जैस्मिन प्रीति के पास जाती है। क्या करने आई है यहाँ? मैंने तेरी कितनी मदद की थी। प्लीज मुझे थोड़ा सा खाना दे दे, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। चुपचाप यहाँ से चली जा, झूठी कहीं की। मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाली। प्रीति जैस्मिन को
धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। जैस्मीन एक जोरदार थप्पड़ प्रीति को मारकर वहाँ से भाग जाती है। रुक फटीचर, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। जैस्मीन भागते भागते एक जंगल में जाकर छुप जाती है। मैंने इन सब के लिए अपनी बहन को इतना भला बुरा कहा, उसे अपने घर से भी बाहर निकाल दिया। हे भगवान, मुझे अपनी बहन से वापस मिलवा दो। इसी तरह चलते चलते जैस्मीन एक घर के बाहर पहुंच जाती है। कोई है? दरवाजा खोलो, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, थोड़ा खाने को दे दो। जैस्मीन की आवाज सुनकर अनीका घर के अंदर से बाहर आती है और अपनी बहन को पहचान लेती है। मुझे माफ कर दो दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। आई एम सो सॉरी। अनीका अपनी छोटी बहन को माफ कर देती है और उसे प्यार से अपने घर के अंदर लेकर जाती है। उसके बाद दोनों बहनें एक साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती हैं।